व्यू 360 में भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर से जिंदगी की तस्वीर। इस वक्त मैं इतने इत्मीनान से खड़े होकर जहां बोल रही हूं, अगर हालात ठीक होते तो यहां टूरिस्ट गाड़ियों के रश में मेरा 2 मिनट भी खड़े होना मुहाल होता। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की कोशिशों पर हमारी खुसूसी सीरीज चैलेंज प्लास्टिक का दूसरा हिस्सा रिसाइकलिंग पर। और क्या अमेरिका में अमीर और गरीब के लिए आला तालीमी इदारों में दाखिला लेना एक ही जितना मुश्किल है? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे को 80 दिन होने वाले हैं। आज अमरीकी कांग्रेस की एक कमेटी कश्मीर समेत जनूबी एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर एक समात मुनक्किद कर रही है। इससे पहले भी कई अमरीकी अवामी नुमाइंदे कश्मीर में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। उधर भारतीय हुकूमत का दावा है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है, यही जानने के लिए हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी दिल्ली से कश्मीर गई। पिछले 2 महीने से यहाँ बंद पड़ा है, कितना नुकसान हुआ ये आप खुद देख सकते हो। हमारे जो खरीदार आते थे यहाँ, इन हालात में वो तो आए नहीं यहाँ। हालात पहले के मुकाबले काफ़ी स्टेबलाइज हो चुके हैं। लोगों को ये शक ना रहे कि वो आ नहीं सकते। ये ऐसे ही लोगों के बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब टूरिस्ट आ जाए, कौन अपने जान जोखिम में, टूरिस्ट कैसे आ जाएगा मैम? कश्मीर से हमारे साथी रितुल जोशी की खुसूसी रिपोर्ट्स देखने से पहले आइए आज उनसे मजमूई हालात पहले जानते हैं। रितुल जोशी इस वक्त बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। रितुल, कश्मीर आप गई और इस वक्त आप वापस दिल्ली में मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताया कि हुकूमत का हमने दावा जो रिसेंट देखा है वो ये है कि जम्मू में वो कह रहे हैं कि स्कूलों में 100% हाजिरी है, तो जम्मू और कश्मीर के हालात में क्या फ़र्क है? देखिए, बहुत फर्क है सारा, क्योंकि अगर आप जम्मू को देखेंगी तो ना तो वहां पे कोई सिविल डिसोबीडियंस चल रही है, ना लोगों का कोई सेल्फ इम्पोज वहां पर कर्फ्यू है, और जो बाकी जिंदगी भी थी वो एकदम जिसको कहना चाहिए नॉर्मलसी पे आ गई थी बहुत पहले ही। स्कूल्स बंद नहीं थे, वहां पर कम्युनिकेशन बहुत जल्दी रिस्टोर हुआ था, मोबाइल्स पहले चलने शुरू हुए थे और एक तरह से नॉर्मलसी की तरफ वहाँ हालात थे। लेकिन अगर हम कश्मीर को देखेंगे तो वहाँ लोगों के प्रोटेस्ट जारी हैं और प्रोटेस्ट का तरीका जिसको वो कहते हैं कि सेल्फ इम्पोज्ड एक लॉकडाउन है, सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू है। स्कूल्स में हाजिरी बहुत कम है, कॉलेजेस खुले हैं लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों जगहों के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां पर 8 अक्टूबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक एडवाइजरी टूरिस्ट को जो पहले जारी की थी वहां ना जाने की, वो वापस भी ले ली। लेकिन जब मैं श्रीनगर गई और मैं आसपास के इलाकों में गई, कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स पे गई, तो मुझे समझ आया कि टूरिज्म के लिहाज से जो पूरी सिचुएशन है उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा अभी भी। बंद बाजार, सुनसान सड़कें और चप्पे चप्पे पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। इन हालात के बावजूद भारतीय हुकूमत का कहना है कि सयाह अब बगैर फिक्र के कश्मीर का रुख कर सकते हैं। हालात पहले के मुकाबले काफ़ी स्टेबलाइज हो चुके हैं और इसलिए हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस हालात में जो लोग आना चाहते हैं, आगे सर्दी आएगी, बर्फ़ पड़ेगी, लोग बर्फ़ देखने के लिए जहाँ पर आते हैं, और इस बदले हुए हालात में लोगों को ये शक ना रहे कि वो आ नहीं सकते, उनको आने जाने में कोई दिक्कत है। श्रीनगर के ज़्यादातर होटल अगस्त से बंद हैं। टैक्सी स्टैंड्स में भी गाड़ियां 2 महीने से टूरिस्ट के इंतजार में खड़ी हैं। टैक्सी मालिकों को टूरिज्म से मुतालिक हुकूमत के नए ऐलान का कोई फायदा नहीं दिख रहा है। इसमें क्या फायदा है? यहाँ 3 महीने के सीजन होता है, वो खत्म हो गया, यात्रा का टाइम खत्म हो गया। ये ऐसे ही लोगों के बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब टूरिस्ट आ जाए, कौन अपने जान जोखिम में, टूरिस्ट कैसे आ जाएगा मैम? श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर गुलमर्ग गर्मी के साथ साथ सर्दियों में भी टूरिस्ट में बेहद मकबूल रहता है। हमने हुकूमत की नई एडवाइजरी का असर जानने के लिए गुलमर्ग का रुख किया। रास्ते में आने वाले तकरीबन सभी होटल और ढाबे हमें बंद मिले। देखिए, होटल वाले हैं, घोड़े वाले हैं, गाइड हैं, हेल्पर लोग हैं, ढाबा वाले हैं, सब बैठे हैं बेकार। कोई किसी के पास कोई धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है। गुलमर्ग पहुंचकर भी हालात कुछ खास मुख्तलिफ नहीं दिखाई दिए। चंद सयाहों के अलावा घुड़सवारी, क्वाड बाइकिंग और रोपवे जैसे तफरीहात का लुत्फ उठाने वाला कोई नहीं था। इस वक्त मैं इतने इत्मीनान से खड़े होकर जहां बोल रही हूं, अगर हालात ठीक होते तो यहां टूरिस्ट गाड़ियों के रश में मेरा 2 मिनट भी खड़े होना मुहाल होता। अब विंटर सीजन शुरू होने से पहले हुकूमत ने नई एडवाइजरी जारी की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सन्नाटा महज एक फरमान से टूट पाएगा? टूरिज्म से वाबस्ता लोगों का डर है कि स्कीइंग के लिए मशहूर गुलमर्ग का विंटर सीजन भी कहीं जाया ना हो जाए।
बाहर से जो स्कीयर आते थे, फॉरेन कंट्री से आते थे विंटर के लिए, वो तो फ़ोन के थ्रू, हम नेट के थ्रू बुकिंग करते थे उनकी, वो आते थे। क्योंकि पहले तो थे नहीं नेट, अभी ये सवाल है कि पहले नेट नहीं थे, वो कैसे आते थे, लेकिन पहले पता था, हालात भी नॉर्मल थे। सूरतुल आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि टूरिज़्म जो कश्मीर की इकॉनमी की बैकबोन है, वो इस वक्त कितने मुश्किल हालात से गुजर रही है। लोगों के पास काम नहीं है करने को, पैसा वो कमा नहीं पा रहे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसका कश्मीर की मईशत पे कैसा असर पड़ रहा है, क्या देखा है आपने? देखिए, टूरिज्म तो हमने देखा कि बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ ही था, क्योंकि पीक टूरिस्ट सीजन के बीच में ये एडवाइजरी, ये सरकार का फैसला आया था 370 और 35A को हटाने का। लेकिन उसके अलावा भी आप बाकी बिजनेसेस को देखेंगी तो तमाम दुकानें बंद हैं। जो बहुत एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसकी दुकान खुलती है और सुबह 2 घंटे के लिए बाजार खुलते हैं। तो जाहिर तौर पर बिजनेस का अपने आप डाउन होना यहाँ पे लाजमी बनता है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर एक दूसरी चीज है जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में। 8% GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन हॉर्टिकल्चर से जाता है और बड़ा हिस्सा उसमें सेब का होता है। जब सेब का हार्वेस्ट का सीजन चल रहा था उसी टाइम 370 हटाया गया था। तो अब सोचिए, भारत का 70% सेब कश्मीर से आता है और वहां पे क्या हालात हैं। अगर आप उनका जायजा लेंगे तो आपको समझ आएगा कि इंडस्ट्री कितने मुश्किल में है। श्रीनगर की पारिमपुरा मंडी को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इस वक्त कश्मीर में सेब का सीजन है। कश्मीर की फल मंडियां आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने की मुखालफत में बंद हैं। हमारे पास 350 के करीब दुकानें हैं। इनमें से करीबन 7,500 यहाँ एम्प्लॉय हैं। पिछले 2 महीने से यहाँ बंद पड़ा है। कितना नुकसान हुआ ये आप खुद देख सकते हो। आर्टिकल 370 हटाए जाने से जो अफरा तफरी मची, उसमें कश्मीर में बाहर से आए मजदूर वापस चले गए। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ फोन भी कई दिन तक बंद रहे। हम नहीं जा पाते हैं बागों में, और जो गाँवों में रहते हैं जो जहाँ, वो बाहर बेच भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ की मंडियाँ बंद हैं। जो हमारे जो खरीदार आते थे यहाँ, इन हालात में वो तो आए नहीं यहाँ। 5 सितंबर को हुकूमत ने ऐलान किया कि वो सरकारी एजेंसी नेफिड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए बागों के मालिकान से खुद सेब खरीदेगी। एडिशनल फैसिलिटी गवर्नमेंट ने इसलिए प्रोवाइड करी कि ग्रोवर्स को और इस ट्रेड को जख्म न पहुँचे और इन ग्रोवर्स को ये एप्पल जो है बाहर डिस्पैच करने में फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। मंडी भले ही बंद है लेकिन बाहर कुछ हद तक तिजारत जारी है। हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला गए जहां कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब की पैदावार होती है। भारत का 70% सेब जम्मू कश्मीर से आता है और यहाँ के तकरीबन 50 लाख लोगों की जिंदगी किसी न किसी तरीके से सेब के साथ जुड़ी हुई है। दिसंबर में जब सेब का सीजन खत्म होगा तभी ये बात साफ हो पाएगी कि आर्टिकल 370 हटाए जाने का इन लोगों की जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ा। बाग मालकान ने हमें बताया कि सरकारी स्कीम से उन्हें कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनका सौदा तो फसल लगने से पहले ही हो जाता है। 35 साल हो गए ये काम करते करते, हम नहीं करेंगे उनको धोखा। जिसके साथ हमने वोट दिया है दिल्ली वाले को या कलकत्ता वाले को, उसको हम भेजेंगे। कई बाग मालिकान हालात बेहतर होने की उम्मीद में फसल जखीरा कर रहे हैं। तो सेब की तजारत पे हमने ऋतुल आपकी रिपोर्ट देखी और अभी ताज़ा तरीन खबर ये भी है कि कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में कम से कम 2 जो ट्रेडर्स थे जो पंजाब से आए थे उन पर हमला किया गया, उनमें एक हलाक भी हो गया। तो मिलिटेंसी भी अपनी जगह है, हुकूमत की लगाई गई पाबंदियाँ भी हैं और लोगों का एहतजाज भी है, जो जिसको आपने सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू कहा कि लोग खुद भी घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। तो पाबंदियों में अगर हुकूमत नरमी ले भी आती है तब भी न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं वो आपको किस किस्म का बनता हुआ नजर आया वहाँ पे? एक बड़ी चीज यहाँ पर सारा जो हुकूमत है उसके सामने भी मैं आपको जो मेरा अपना असेसमेंट है, मुझे लगता है कि एक मुसीबत ये है कि कैसे सिचुएशन को नॉर्मल की तरफ को लेके जाए। दावे उसने अपनी तरफ से किए हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और अपनी तरफ से पाबंदियों में बहुत सारी ढील उसने जरूर दे दी है, लेकिन जो तस्वीरें वहां से फिर भी निकल के आ जाती हैं बंद बाजारों की, खाली स्कूल्स की या फिर एक तरह से बिखरी हुई जिंदगी की, तो वो इस वक्त हुकूमत के लिए भी एक बड़ी परेशानी का सबब है और उससे निपटने के इंतजाम शायद वो भी सोच रही होगी। लेकिन नए नॉर्मल का सूरत हाल क्या बनेगा, क्या पूरे रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद वायलेंस तो नहीं हो जाएगा, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमें सारा धीरे धीरे ही मिलेंगे और जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी तभी पता चल पाएगा कि कश्मीर में अब क्या सूरत हाल आगे बनने जा रहा है।
ऋतु जोशी हमारे साथ थी दिल्ली से। आपकी खुसूसी रिपोर्ट्स का और कवरेज का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो काम ऋतुल ने किया ये आसान नहीं था। उसकी वजह यह है कि कश्मीर में जो मकामी आबादी है वो मीडिया से मुतमईन नहीं है। उनको लगता है कि जो हिंदी और उर्दू बोलने वाला मीडिया है वो उनके मसाइल को मुनासिब कवरेज नहीं दे रहा और उस लिहाज से वो सच्चाई नहीं पेश कर रहा जो कश्मीर के लोगों की है और जो वो चाहते हैं कि बाहर की दुनिया देखे। सो कश्मीर से रिपोर्टिंग करना एक मुश्किल काम है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सूरत हाल पे ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हम आपके लिए लेके आते रहें, जिन्हें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बआसानी पढ़ और देख सकेंगे। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। और आज आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कश्मीर से मुताल्लिक कांग्रेस में होने वाली समाअत की भी तफसीलात मिलेंगी। मसला कश्मीर का हो या फ़लस्तीन का, अमेरिका के अंदर मुलाजमतें पैदा करने की बात हो या फिर दिफा मजबूत बनाने की, अमेरिकी हुकूमत और सरकारी इदारे तहकीक और तजावीज़ के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल करते हैं उनमें थिंक टैंक्स बहुत अहमियत रखते हैं। कल हमने देखा कि ये इदारे किस तरह काम करते हैं और इन्हें फ़ंड्स कौन देता है। आज जानते हैं कि अमेरिका में पॉलिसी बनाने के अमल पर ये थिंक टैंक्स किस हद तक वाकई असरअंदाज भी होते हैं। पेश है शहनाज नफीस की रिपोर्ट। अमरीकी सियासतदान पॉलिसीज बनाते वक्त बाहमी मुशावरत और सरकारी इदारों की रिपोर्ट्स पर इन्हिसार करते तो हैं ही, ताहम किसी मसले के बारे में गहरे मुताले और तजज़िये के लिए अमरीका में कायम मुख्तलिफ थिंक टैंक से भी रुजू किया जाता है। अमेरिका के सबसे पुराने थिंक टैंक्स में से एक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से मुंसलिक रिसर्चर डॉक्टर पॉल स्टीयर्स कहते हैं कि अमेरिकी थिंक टैंक्स पॉलिसी साजी के अमल पर मुख्तलिफ अंदाज में असरअंदाज होते हैं। थिंक टैंक्स अमेरिकी इंतजामिया को नई पॉलिसियों के लिए नए आइडियाज़ पेश करते हैं। मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक अपनी रिसर्चेस के नताइज और पब्लिकेशंस अमरीकी कानून साजों के साथ शेयर करते हैं। तनाज़ात के हल में और आलमी मसाइल पर बहस और मुबाहिसों के लिए प्लेटफॉर्म्स फ्राहम करते हैं और इसके लिए अहदेदारों को अपने इदारों में मदऊ किया जाता है या बाज़ दफ़ा रिसर्चर्स को किसी मसले पर सुनने के लिए कांग्रेस मदऊ किया जाता है। एक और अमरीकी थिंक टैंक स्टिम्सन से वाबस्ता रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटिंग क्राइसिस डायनामिक्स इन साउथ एशिया की मुसन्निफा हना हेगलिन कहती हैं कि उनके इदारे का काम खास तौर पर उन वजूह पर रिसर्च करना है जिसके बाइस मखसूस अमरीकी पॉलिसीज नाकाम रही हैं। हमारा थिंक टैंक मुख्तलिफ स्कॉलर्स को इकट्ठा करता है ताकि पहले से मौजूद किसी पॉलिसी की राह में दरपेश चैलेंजेस की निशानदही की जा सके, इनके हल के लिए जदीद तरीक़ों पर गौर किया जा सके और इन तरीक़ों पर अमली इक़दामात की निशानदही की जा सके। अगरचे बहुत से थिंक टैंक्स खुद मुख्तार और गैर जानिबदार होने का दावा करते हैं, लेकिन इन पर किसी मखसूस एजेंडे पर काम करने और अपने डोनर्स की जानिब झुकाव का इल्ज़ाम अक्सर लगाया जाता है। बाज़ थिंक टैंक्स दीगर ममालिक मसलन जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के ममालिक से फंड्स वसूल करते हैं और फिर उनके मफादात को सामने रखते हुए अमरीकी पॉलिसी के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। ताहम रिसर्चर हिना हेगलिन कहती हैं कि ये पता लगाना कि एक थिंक टैंक किस हद तक अमेरिका में पॉलिसी बनाने के अमल पर असरअंदाज हो रहा है इंतहाई मुश्किल है। डॉक्टर पॉल स्टीयर्स कहते हैं कि ये वाज़ेह नहीं कि ट्रंप इंतजामिया कोई भी पॉलिसी तश्कील देते वक्त थिंक टैंक्स पर कहाँ तक इन्हिसार करती है। इस हवाले से ट्रंप इंतजामिया कुछ मुख्तलिफ है। वो अहम ओहदों पर थिंक टैंक्स से मुंसलिक शख्सियात को फाइज तो कर चुके हैं और थिंक टैंक्स में मुनाकिद होने वाली तकरीबात में शरीक भी होते हैं, लेकिन ट्रंप हुकूमत बहुत मुनफरिद है जो अपनी हुकूमत खुद अपनी मर्जी से चलाती है। कोई अमरीकी इंतजामिया पॉलिसी साजी में अमरीकी थिंक टैंक से मदद लेती है या नहीं, ये सवाल अपनी जगह, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तकरीबन हर अमरीकी सदर ने अपनी हुकूमत में थिंक टैंक से वाबस्ता माहिरीन को शामिल किया। जनूब एशिया की पॉलिसी पर सदर ट्रंप की मुशीर खास लीजा कर्टिस और अफगान अमन के लिए अमरीका के खसूसी एलची ज़ल्मे खलीलजाद इसकी ताज़ा तरीन मिसालें हैं। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन के कई थिंक टैंक्स में पाकिस्तानी माहिरीन भी काम करते हैं। क्या वो पाकिस्तान की जानिब अमरीकी पॉलिसी को मुतासर कर पाते हैं? इस पर रिपोर्ट कल शाम व्यू 360 में। फिलहाल देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। जो पाकिस्तानी होते हैं थिंक टैंक्स में, वो एक अपनी अच्छी इन्फॉर्म्ड राय दे सकते हैं, वो यहाँ पे सोच बदल सकते हैं और जो मुख्तलिफ पॉलिसी की डिटेल्स होती हैं उस पर असरअंदाज हो सकते हैं।
रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदनी हो या बाज़ार में कुछ खाना पीना हो, प्लास्टिक की पैकेजिंग और डिस्पोजेबल आइटम्स रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इनका कचरा भी एक हकीकत है। इसे ज़मीन में दबाने या समंदर में फेंक देने से ये ख़त्म नहीं होता, नए मसाइल को जन्म देता है। एक मुमकिन हल है रिसाइकलिंग। हमारी खुसूसी सीरीज़ चैलेंज प्लास्टिक में आज चलते हैं पाकिस्तान के सबसे गुंजान आबाद शहर कराची और देखते हैं कि वहाँ रोज़ाना ज़ाया होने वाले हज़ारों टन प्लास्टिक में से कितना वाकई दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। पानी की ये बोतल और प्लास्टिक का दीगर सामान हमारे इस्तेमाल के बाद कहाँ जाता है और इसे रिसाइकिल करके मज़ीद कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हमने कभी सोचा? वो क्योंकि हम उसको कहते हैं डिस्पोजेबल बॉटल, तो हम उसको डिस्पोज कर देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। और क्या दिस इज़ व्हाट वो उसको सारे लोग डिस्पोजेबल ही कहते हैं। तो डिस्पोजेबल का मतलब ये है कि जब आपने इस्तेमाल कर ली तो उसको फेंक दें। लोग गए हैं तो उन्होंने वाटर बॉटल्स पी के यहीं फेंक दिया। असूलन तो उनको ये करना चाहिए था, या तो इनको जमा करके आप किसी बिन में डाल देते हैं, या फिर वो लोग जिनका कोई गुजारा नहीं है, जैसे यहाँ कैंप लगा हुआ है, तो वो बेचारा ये सारी बॉटल्स उठा के उसको सेल आउट कर देता है और जो अर्निंग होती है उससे अपना गुजर बसर करता है। प्लास्टिक की बोतलें, दीगर अशिया या प्लास्टिक बैग्स हमारे इस्तेमाल के बाद आम तौर पर इन्हीं कचरा कुंडियों में डाल दिए जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ लोग इन्हीं कचरे के ढेरों से प्लास्टिक चुनकर इसे फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं, जहां इसे दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। मोहम्मद इमरान ने अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री में एक रिसाइकलिंग प्लांट लगा रखा है, जिससे वो अपने कारखाने के लिए खाम माल की जरूरत का कुछ हिस्सा पूरा करते हैं। हमारे पास जो लोग प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्लास्टिक इस्तेमाल हो जाता है, वो हमारे पास कलेक्ट करके मुख्तलिफ जगहों से लाया जाता है। हम इसको प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकल करके प्लास्टिक दाना बनाते हैं। इस प्लास्टिक दाने को बना के हम ये शॉपिंग बैग में इस्तेमाल होता है और दीगर मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है। हुक्काम के मुताबिक कराची में रोजाना तकरीबन 14,000 टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से प्लास्टिक की मिकदार 15% के करीब है और इसकी पैदावार में 2% सालाना की रफ्तार से इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन कराची में रिसाइकलिंग के ऐसे बमुश्किल 1 दर्जन छोटे कारखाने हैं और ये सब भी निजी सतह पर चलाए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत अभी इस सनत के कयाम के बारे में सोच विचार कर रही है। सारी दुनिया में रिसाइकलिंग हैज़ बिकम द नॉर्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई। अब सिंध गवर्नमेंट ने दोनों चीज़ों के ऊपर, चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी हो चाहे वो रिसाइकलिंग हो, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। हमारा पहला टारगेट ये है कि कराची के 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फौरी तौर पर एक मॉडल GTS एस्टैब्लिश किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर ये सॉर्टिंग का प्रोसेस हो सकेगा। आप रिसाइकलेबल जो चीज़ें होंगी उनको निकाल सकेंगे और जो बाकी सॉलिड वेस्ट होगा उसको लैंडफिल साइट तक ले जा पाएंगे। दुनिया भर में कचरे से पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल का एक मौसर हल रिसाइकलिंग को करार दिया जाता है। कराची में इसके लिए रिसाइकलिंग को इंडस्ट्री के दर्जे पर फरोग देना होगा, जिसमें तवील अरसा लग सकता है और तब तक प्लास्टिक के कचरे का ठिकाना होंगे गली कूचे और खुला समंदर। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। एक बार इस्तेमाल के काबिल प्लास्टिक का कचरा कम करने के लिए पाकिस्तान में अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मुतारफ कराने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उसमें क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इस पे रिपोर्ट कल शाम पेशावर से हमारे खुसूसी सिलसिले चैलेंज प्लास्टिक में। चलें इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिकी
امریکی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کی خواہش دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، خود امریکیوں کے لیے بھی نہیں۔ داخل کے لحاظ سے چوٹی کے 100 مشکل ترین کالجز اور یونیورسٹیز کو دیکھیں تو ان کا ایکسیپٹنس ریٹ صرف 4% سے 31% تک ہے۔ امریکہ کی نامور یونیورسٹیز جیسے اسٹینفورڈ اور ہارورڈ ہر 100 میں سے صرف 4 یا 5 طالب علموں کو بیچلر لیول پہ داخلہ دیتی ہیں، اپلائی ہزاروں کرتے ہیں۔ امریکہ میں عام خیال یہی ہے کہ میرٹ اپنی جگہ، امیر گھرانوں کے طلباء اچھے تعلیمی اداروں میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ آسان صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کچھ دلچسپ باریکیاں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیجوئری میکنزی سیمنز نے واشنگٹن میں ہارورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ڈگری لی۔ انہیں کالج فیس کی ادائیگی کے لیے تگ و دو کرنی پڑی، لیکن وہ حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اب کیپٹل ہل پر ملازمت کر رہے ہیں۔ شکر ہے کہ میرے پاس اسکالرشپس اور گرانٹ تھی جس میں میرے پہلے اور دوسرے سال کا گزارا ہو گیا تھا، لیکن میرے جونیئر اور سینئر سال سب سے مشکل تھے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کالج بہت سارے طلباء کے لیے مہنگا ہے اور کم آمدنی والے خاندانوں کے افراد کے لیے داخلہ لینا ناممکن لگتا ہے۔ اس نظام کی اصل میں کچھ پالیسیز اور روایات ایسی ہیں جو دولت مندوں اور اشرافیوں کو پسماندہ افراد کے مقابلے میں ناجائز فائدہ دیتی ہیں۔ ایسی بہت سی پالیسیاں اور روایات ہم ان اعلیٰ اداروں میں دیکھتے ہیں، اور اس سے عدم مساوات کا یہ نظام برقرار رہتا ہے جسے ہم کسی حد تک ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں اعلیٰ کالجوں میں داخلے کی شرح بہت کم ہے۔ وہ عام طور پر بہت اونچے گریڈ حاصل کرنے والے یا کھیلوں اور موسیقی میں خصوصی مہارت رکھنے والے طلباء کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اکثر ان خاندانوں کے بچوں کو ترجیح دیتے ہیں جو یا تو انہی اداروں سے فارغ التحصیل ہوئے ہوں یا ان کے لیے چندہ دیتے ہوں، اور وہ جو اس زمرے میں نہیں آتے ان کی نظر میں یہ طریقہ کار غیر منصفانہ ہے۔ کچھ اداروں کو ان تحائف پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو دولت مند افراد سے ملتے ہیں، حتیٰ کہ اس عمل کے ذریعے ہی آتے ہیں۔ امریکہ کے تقریباً 100 تعلیمی ادارے صرف قابلیت پر داخلہ دیتے ہیں، جن میں طلباء اپنی حیثیت کے مطابق فیس ادا کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر امریکی کالج اور یونیورسٹیاں فیس ادا کر سکنے والے طلباء کو ترجیح دیتی ہیں۔ ملک میں اعلیٰ تعلیم کا ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو اتنا مالدار ہو کہ عوام کی حمایت کے بغیر چل سکے، جس میں ہارورڈ یونیورسٹی بھی شامل ہے۔ اور کچھ کے خیال میں بالآخر کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں جانا شاید اتنا سود مند نہ ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ طلباء یا والدین کو اعلیٰ اداروں کے پیچھے بھاگنا چاہیے، کیونکہ ہارورڈ یونیورسٹی کی میری ڈگری بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنا کہ ہارورڈ کی۔ اور کچھ کے خیال میں بالآخر کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں جانا شاید اتنا سود مند نہ ہو۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ کالجوں کو مساوی داخلہ پالیسیوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں زیادہ طلباء اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ سحر ماجد کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ مصر کے تاریخی شہر لکسور میں فرعون کے عہد کے 30 تابوتوں کے دریافت نے تاریخ میں دلچسپی لینے والوں اور سیاحوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ اسے مصر میں 100 سالوں کی اہم ترین دریافت قرار دیا جا رہا ہے۔ خوبصورت رنگوں اور نقش و نگار سے مزین 30 تابوت زمین سے صرف تقریباً 1 کلومیٹر نیچے دفن تھے۔ ان میں مردوں، خواتین اور بچوں کی حنوط شدہ لاشیں ہیں۔ تحقیق دانوں کا خیال ہے کہ دفن شدہ افراد کا تعلق مصر میں مذہبی رہنماؤں کے کسی اعلیٰ خاندان سے تھا۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اہرام مصر اور فرعونوں کے تابوت دیکھنے جاتے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اگلے سال مصر کے مشہور اہرام گیزا سے منسلک میوزیم میں سیاح یہ تابوت بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VO اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو ویو کو فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے ساتھ ساتھ خبریں بھی ملیں گی۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔